गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि व्योशान को लनवांग जी अपने बाहों में कैरी करके वहां से लेकर जा रहा था। लनवांग जी ने व्योशान के फेस से वो मास्क नहीं हटाया था। लनवांग जी व्योशान को लेकर अब कार में बैठता है और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वहाँ पे वो सारे बॉडीगार्ड्स भी उन्हें फॉलो कर रहे थे। लनवांग जी उनमें से कुछ बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, एक नोट लिख के अपने भाई को देने को कहता है। वो नोट पढ़ने के बाद लैंचे चैन उन्हें कहते हैं कि इन सबको लेकर लनवांग जी के प्राइवेट आइलैंड पे चलो। और यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स व्योशान को ट्रीट कर रहे थे। लनवांग जी को भी काफ़ी चोट लगी हुई थी, बट लनवांग जी को व्योशान के पास जाने की जल्दी थी, इसलिए वो डॉक्टर से कह रहा था कि जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग। डॉक्टर जल्दी से लनवांग जी की बैंडेज करते हैं और उसके बाद वो उसे मेडिसिन बता ही रहे थे कि सर आपका घाव गहरा है और आपको पीठ में गोली लगी है, तो आपको ये मेडिसिन खानी होगी। पर लनवांग जी कुछ सुनता ही नहीं है और वहाँ से निकल जाता है। लनवांग जी अब वहाँ से व्योशान के रूम में पहुँचता है, जहाँ पर डॉक्टर ने एक बॉटल व्योशान को चढ़ाई हुई थी और व्योशान इस समय बेहोश था। उसके फेस से वो मास्क हटा दिया गया था और व्योशान के सारे घावों पे बैंडेजेस लगा दी गई थी। व्योशान की आंखें बंद थी। लनवांग जी कहता है कि मैं एंजल, मेरी ज़िंदगी में तुम बस एक एंजल की तरह। 22 साल मैं अकेला रहा, बट मेरी ज़िंदगी में जब तुम आए तो सब कुछ बदल गया। तुम जानते नहीं हो, तुम्हें अगर हल्की सी खरोच हो जाए तो मुझे कितना ज़्यादा पेन होता है। और उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करी। अब मुझे माफ़ करना, जो मैं करूँगा, बट इसके बाद तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी रोने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम सिर्फ मुस्कुराओगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हम लोग हर सीज़न साथ रहेंगे, हर पल तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कह के लनवांग जी व्योशान के फोrehead पे किस करता है और कहता है मैं बहुत जल्दी आता हूँ, और ऐसा कह के वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर ने लनवांग जी को बताया था कि व्योशान अभी ट्रॉमा में आ गया है और इसके कारण वो कोमा में चला गया है। तो लनवांग जी को नहीं मालूम है कि व्योशान कब तक होश में आएगा। यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स व्योशान की केयर कर रहे थे और लनवांग जी ने वहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स को छोड़ के गया था। लनवांग जी अब वेंचाओ और वैन रूहान के पास आता है अपने प्राइवेट आइलैंड में। ये सारी इनकी गलती है, इन्हीं के कारण उसका व्योशान अभी कोमा में है। और जब तक उसकी एंजल आंखें खोलेगी, इस वर्ल्ड से सारे वैसे लोग जा चुके होंगे जिसने उसे पेन दिया था। वो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते थे, ऐसा किसी को मालूम भी नहीं होगा। वेंचाओ और वैन रूहान को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था और उन्हें लनवांग जी के गार्ड्स ने पीट के उनकी 8 हड्डियाँ तोड़ दी थी। रीढ़ की हड्डी उनकी बहुत बुरी तरीके से क्रैक हो चुकी थी और वो दोनों बहुत बुरी कंडीशन में थे। लनवांग जी उनकी चीखें सुनने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। लनवांग जी कहता है कि नहीं, तुम्हें वो दर्द नहीं मालूम जो व्योशान ने सहा है। तुमने जानते भी हो कि तुमने उसे कितना पेन दिया, उसका एक एक खून की बूंद, उसका भी तुमसे बदला लूँगा। लनवांग जी ऐसा कह के अपने गार्ड्स को फिर से ऑर्डर दे देता है और फिर से वो लोग उन्हें मारने लगते हैं। लनवांग जी अब व्योशान के चेहरे को याद कर रहा था कि मेरी एंजल हंसना डिजर्व करता है, वो सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ पाना चाहता है। अगर वो 2 पल हंसना चाहे तो इसमें क्या गुनाह है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में किसी को चाहे तो इसमें क्या बुरा है। तुम लोग हमेशा उसकी लाइफ के डिसीजन क्यों रहते हो। इतने सालों से क्या उसे तकलीफ देके शुक्र चैन नहीं मिला जो मेरी एंजल के पीछे फिर से आ गए, बट इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और लनवांग जी वेंचाओ वैन रूहान के पास जाता है और अब उनके उंगलियों पे हाथ रख लेता है और कहता है कि इन्हीं हाथों से तुमने मेरे व्योशान को टच किया था, इन्हीं हाथों ने उसे इतना दर्द दिया था, इन्हीं के कारण उसके आंखों में आंसू आए थे जो मुझे बर्दाश्त नहीं। ऐसा कह के वो एक चाकू लेता है और वैन रूहान के 5 उंगलियां काट देता है। ये ब्लड भरा मंजर देख के वेंचाओ अब डर गया था, वो घबरा गया था और लनवांग जी से भीख मांगने लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो चाइना छोड़ के चले जाएंगे, वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, वो कभी भी चाइना लौट के नहीं आएंगे, वो कभी लनवांग जी के सामने नहीं आएंगे। प्लीज़ वो उन्हें छोड़ दे, वो ऐसा कुछ ना करे। बट लनवांग जी कुछ नहीं सुनता है और उसकी भी उंगलियां काट देता है। लनवांग जी अब उस चाकू से खेलते हुए कहता है कि ओह कितना गंदा लग रहा है ना, तुम्हारी उंगलियां नहीं है। अब तुम किसी के साथ कैसे इंटीमेट होंगे, कैसे तुम किसी ओमेगा को बेड पे सेटिस्फाई करोगे। ये जान के बुरा लग रहा है कि ये ओमेगास कितना अच्छा फील करेंगे ना जब उन्हें मालूम चलेगा कि वो बीस्ट अब उनकी ज़िंदगी में नहीं है जो उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देता था। लनवांग जी अपना हाथ बढ़ाता है, उसके सेक्रेटरी कुछ फाइल्स उसके हाथ में लाता है और वो उनके सामने फेंक देता है और कहता है तुमने इन सभी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी,
इस ओमेगा की क्या गलती थी? यही कि तुम्हारे फालतू से बिजनेस में काम नहीं आना था तो तुमने उस पर एसिड फेंक दिया। दूसरी फाइल खोलता है और कहता है इसमें इसकी क्या गलती थी कि इस बीटा को तुम्हारा बेड वार्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो तुमने उसे खाई से फेंकवा दिया। अनुराग जी अब 2 फाइल्स और खोलता है और कहता है कि इनमें इनकी क्या गलती थी? वो औरत माँ बनने वाली थी और तुम्हें सिर्फ उसका बोन मारा चाहिए था, तो उसके लिए तुम पैसों के लिए इतने गिर सकते हो कि एक माँ से उसका बच्चा, उसका खून, उसकी जान सब कुछ छीन लिया। तुम लोग कितने ज़्यादा नीचे गिर सकते हो उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, और ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अनुराग जी ऐसा कहते हुए उनको तमाचा धर देता है। अनुराग जी कहता है कि उन कभी बच्चों के बारे में सोचा है जो तुम्हारे कारण से अपनी फैमिली खो चुके हैं? उनके लाइफ का भी सोची भी है कि कितनी ज़्यादा बुरी हो जाती है ये दुनिया, कभी भी उनका सपोर्ट नहीं करती। तुम जानते हो कि कितना ज़्यादा दुख होता है कि तुम ज़िंदगी भर अकेले रहो, कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, ना कोई हंसने वाला, ना बोलने वाला, ना तुम अपना दुख किसी को बता सकते हो। जब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम्हारे फादर का नेम क्या है, तुम्हारे नाम के पीछे तुम्हारे फादर का नेम क्यों नहीं है, इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। कहाँ से लाएं जवाब? अनुराग जी ऐसा कहता है और फिर उठते हुए कहता है कि तुम लोग ये कभी नहीं समझोगे। अनुराग जी अब वापस अपना चाकू पकड़ता है और उनके पास आता है और वेंचाओ की टी शर्ट फाड़ देता है और उसके हाथ को अपने गार्ड्स को पकड़ने को कहता है और कहता है कि मैं भी देखना चाहूँगा कि तुमने इतने सारे लोगों के ज़िंदा हार्ट बेचे हैं, तो क्यों ना मैं भी देखूँ कि तुम्हारा हार्ट कितने में बिकता है। तुम्हें क्या लगता है सेक्रेटरी, इनका हार्ट किसी काम का होगा? वो सेक्रेटरी कहता है कि बॉस मुझे नहीं लगता ब्लैक हार्ट की कोई कीमत भी होती होगी, ये तो वेस्ट मटेरियल में भी जाने की कीमत नहीं रखता। वहाँ पर लैनवांग जी वेंचाओ के चेस्ट पे अब कट मारने लगता है। वेंचाओ बहुत तेज चीख रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था और वेनवॉन बहुत ज़्यादा घबरा गया था ये देख के कि लैनवांग जी कितना ज़्यादा डरावना हो सकता है। उसने एक इंसान का हार्ट निकाल लिया। लैनवांग जी उसके हार्ट में भी स्टैब कर रहा था और कहता है तुम्हारा हार्ट भी बहुत बुरा है। और ये देखने के बाद वेंचाओ वॉमिटिंग कर रहा था, वो ये सब कुछ और नहीं झेल सकता। लैनवांग जी कहता है कि क्या हुआ, और लैनवांग जी को वो डेथ क्लियर देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो अब पीछे हटने लगता है बट अब जगह ख़त्म हो गई थी और लैनवांग जी जब उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वो लैनवांग जी से बस कह रहा था मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। बट लैनवांग जी उसकी कुछ नहीं सुनता और उसके नेक पे चाकू रख लेता है। वो कहता है प्लीज़ मुझे ऐसे ही मार दो, मुझे उतनी दर्दनाक मौत नहीं चाहिए। तुम मुझे मारना चाहते हो ना, प्लीज़ मुझे मार दो, मुझे वो दर्द नहीं सहना। लैनवांग जी कहता है कि नहीं, तुम्हें मारने से अच्छा मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी कुछ काम आ सकती है? वहाँ पर लैनवांग जी अपने गार्ड्स को इशारा करता है और वो गार्ड्स वेंचाओ में कुछ ड्रग इंजेक्ट करते हैं। कुछ टाइम बाद वेंचाओ को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है अपने प्राइवेट पार्ट में। उसकी रट आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा ही पेन में था और उसे इस समय एक ओमेगा चाहिए था। उसे कोई चाहिए था जो उसके साथ इंटीमेट हो सके, उसे अपनी रट बितानी थी। और लैनवांग जी अब उसे एक नहीं 4 बार वो इंजेक्शन दिलवाता है जिसमें ड्रग्स से, और फिर उसे बांध देता है। लैनवांग जी कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम ये दर्द कितना सह सकते हो। वो दर्द वेंचाओ सह नहीं पा रहा था, उसका प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। लैनवांग जी कहता है अब तुम्हें मालूम चला कि ये दर्द कैसा होता है जब तुम ये इंजेक्शंस ओमेगास और बीटास को देते थे उनके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए। वो दर्द वो सह नहीं पाती थी, उनकी आंखों में वो दर्द कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाओ तो वो ज़िंदा नहीं रहती थी, उनकी फैमिलीज तक ख़त्म हो जाती थी। क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी इन हरकतों के कारण कोई कितना ज़्यादा गिर सकता है? तुम्हारे कारण ओमेगास डरते हैं, क्यों? उन्हें जीने का हक नहीं है? तुम जैसे लोगों के कारण क्या कोई इंसान घर से बाहर निकलना बंद कर दे? क्या वो जीना बंद कर दे या फिर वो पैदा होना बंद कर दे? वो ओमेगा है, इसमें उनकी तो गलती नहीं। तुम्हारी नज़र खराब है, इसमें उनकी क्या गलती है? वेंचाओ वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम खोलो मुझे, मुझे जान दो यहाँ से। वो लैनवांग जी भी चिल्ला रहा था। लैनवांग जी कहता है कि भाड़ में जाओ, और लैनवांग जी उसे वैसे ही छोड़ के चला जाता है। वेंचाओ बहुत टाइम तक चिल्लाते रहता है, 4-5 घंटों तक उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके बाद वो ये दर्द सह ही नहीं पाता है और उसकी डेथ हो जाती है।
वेंचाओ और वैन को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद लैनवांग जी अब एक शॉवर लेता है। उसे शांत होना था। वो शॉवर लेने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि इन सबको क्लीन कर देना। कहता है किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि इस प्राइवेट आइलैंड में क्या होता है, यहाँ तक कि मेरे ब्रदर को भी नहीं। आप लैन चचा ने सिर्फ वेंचाओ और वैन को इस प्राइवेट आइलैंड पर छोड़कर चले गए थे क्योंकि लैनवांग जी ने उन्हें मिशन के पास छोड़ के आया था उसका ध्यान रखने के लिए। और यहाँ क्या हुआ ये बात लैनवांग जी अपने सेक्रेटरी को देखते हुए कहता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सेक्रेटरी भी हमें सर हिला देता है। अब लैनवांग जी वहाँ से उस आइलैंड से निकल जाता है क्योंकि अब उसे व्यूशन के पास पहुँचना था। उसे व्यूशन की केयर करनी थी। वो चाहता था कि व्यूशन जब भी होश में आए वो सबसे पहले उसे देखे। वो व्यूशन की आवाज़ सुनना चाहता था। लैनवांग जी ने जब से व्यूशन की आवाज़ सुनी है से उसे वो दर्द याद आ रहा है जो व्यूशन ने फेस किया है। लैनवांग जी अब हर दिन हॉस्पिटल में व्यूशन के पास जाता था। वो अपने ऑफिस का काम करता था। उसके बाद घर जाने की जगह उसका घर तो वो हॉस्पिटल का वीआईपी रूम ही बन गया था जहाँ पर लैनवांग जी की नींद तक पूरी नहीं होती थी। वो रात भर जागकर काम करता था जिसके कारण उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे। उसने खाना पीने पर ध्यान देना छोड़ दिया था। कई बार वो अपनी नींद भी छोड़ देता था। वो बस ओवर टाइम वर्क में ही अपने आप को बिजी कर लिया था। व्यूशन के ना होने से लैनवांग जी की ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी किसी ने सोची नहीं थी। और यहाँ 2 महीने निकल गए थे बट व्यूशन के कोमा के स्टेज में किसी को भी कोई सुधार नहीं दिख रहा था। सबकी लाइफ तो नॉर्मल चल रही थी बट जिसकी लाइफ थम गई थी वो लैनवांग जी था। उसकी लाइफ तो उसी दिन थम गई थी। व्यूशन ने उसकी बाहों में आंखें बंद करी थी और अब उसकी एंजल की आंखें खोलने का इंतज़ार है। लैनवांग जी अब व्यूशन के हाथ पकड़ के बैठा हुआ था और कहता है कि वही तुम मुझे देखना नहीं चाहते, क्यों तुम अपनी आंखें नहीं खोलते हो? कितना टाइम हो गया तुमने मुझसे बातें नहीं करी, तुमने तो मुझसे कुछ कहा भी नहीं। उस दिन हम लोग कितने खुश थे, हम लोग कितनी सारी जगह घूम रहे थे। वैसे मैंने तुम्हें कहा नहीं बट उस दिन तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तुम्हारी स्माइल इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि मेरी नजरें ही नहीं हट रही थी। पर हाँ मुझे बुरा भी लग रहा था क्योंकि तुम मुझे छोड़ के कितनी सारी चीज़ों की तरफ स्माइल कर रहे थे। तुम उस बनी की तरफ स्माइल कर रहे थे, उस टेडी बियर की तरफ भी स्माइल कर रहे थे। तुम्हारी स्माइल तो सिर्फ और सिर्फ मेरी है ना, तुम इतने सारे लोगों के लिए स्माइल कैसे कर सकते हो? व्यूशन हंसने लगता है। व्यूशन की हंसने की आवाज़ सुन के लैनवांग जी ऊपर देखता है। लैनवांग जी ने अपना सर नीचे झुका के रखा हुआ था। व्यूशन अब खांसता है, हंसते हंसते उसे खांसी आ जाती है और लैनवांग जी अब उसे पानी भर के देता है और उसे पानी पिलाता है। व्यूशन पानी पीने के बाद अब एक लंबी सी सांस लेता है और व्यूशन लैनवांग जी की तरफ देख के कहता है कि तुम्हारी तारीफ करने का तरीका तो बड़ा वियर्ड है। अगर तुम ऐसे ही तारीफ करते रहना तो तुमसे कोई भी ओमेगा नहीं पटेगा। जी व्यूशन को जल्दी से किस कर लेता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही मेरा ओमेगा है और दूसरों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। व्यूशन लैनवांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है कि ओह माय गॉड, मुझे लगा नहीं था कि हमारे लैनवांग जी द कोल्ड प्रिंस CEO इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि आप ऐसे भी हैं। मिस्टर लैन, आपके बारे में ये अगर न्यूज़ वायरल हो गई तो ओमेगा स्क्वायर तो दिल पे कह ढाएगा। लैनवांग जी कहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरा हो गया। मुझे मेरी ज़िंदगी के मेरा एंजल मिल गया, इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी दुनिया में जो सोचना है वो सोचे क्योंकि मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। लैनवांग जी कहता है कि देखो तुम्हारे चक्कर में भूल गया कि मुझे डॉक्टर को बुलाना था, तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। पेशेंट कहता है कि वैसे भी मैं बेड से उठ नहीं सकता हूँ। लैनवांग जी कहता है कि उठना मत, हिलना भी मत, उस सुई को हाथ भी मत लगाना क्योंकि व्यूशन उस सुई को टच करने वाला था। जो बॉटल की सुई उसे लगी हुई थी। व्यूशन हाँ में सर हिलाता है और अपने हाथ ही ऊपर कर लेता है कि ओके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लैनवांग जी अब कहता है कि ऐसे मत करो, वो अपनी जगह से हट जाएगी और फिर से तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। पेशेंट कहता है कि ओके मैं बिल्कुल नहीं हिल रहा हूँ, तुम जाओ। लैनवांग जी बाहर जाते ही डॉक्टर के केबिन तक चल के जाने की जगह डॉक्टर को एक कॉल लगा के इधर बुलाता है और जल्दी से सभी डॉक्टर्स वहाँ लाइन बना के आ जाते हैं और लैनवांग जी उन्हें बता देता है कि उन्हें ढंग से व्यूशन के सारे चेक्स करने हैं। डॉक्टर से ज़्यादा तो लैनवांग जी ने डॉक्टर को टेस्ट बता दे कि उसे कौन से व्यूशन के टेस्ट करते हैं। लैनवांग जी ने व्यूशन की फुल बॉडी चेकअप करवा डाली है।
डॉक्टर्स जहाँ पे लनवांग जी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लनवांग जी उनका सीनियर डॉक्टर है और वो उन्हें बता रहा है कि उन्हें क्या करना है। लनवांग जी अब सारे रिपोर्ट्स को देखने लगता है कि व्यूशान की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है या नहीं। व्यूशान अभी बहुत वीक था क्योंकि इतने टाइम बाद उसे होश आया है और व्यूशान ने काफ़ी टाइम बाद बोला था। इसमें व्यूशान को कुछ प्रॉब्लम्स तो हो रही थी बट धीरे धीरे बोलते बोलते उसे आदत हो जाएगी और ऑफ कोर्स व्यूशान को और बोलना सिखाना पड़े नामुमकिन। ये तो खानदानी टैलेंट है या फिर कहा जाए पैदाइशी टैलेंट है। ये तो बिना सिखाए भी सीख सकते हैं। आप लनवांग जी अब व्यूशान का रोज ख्याल रखता था। लनवांग जी अब घर जाने लग गया था। खाने के लिए नहीं या फिर रहने के लिए नहीं, व्यूशान के लिए खाना बनाने के लिए। यहाँ पे हमारा CEO नैपकिन पहन के मस्त मज़े से खाना बना रहा होता है और उसे देख के जांग चैंग और लैंसचैन जल भुंज के राख हो रहे होते हैं क्योंकि लैंसचैन को ताने पड़ रहे होते हैं कि देखो अपने भाई को, CEO है, माफिया किंग है, ऊपर से उसे बाइक रेसिंग आती है, कुकिंग आती है, वो अपने ओमेगा का ख्याल रख सकता है, उससे फ्लर्ट कर सकता है। ही इज़ जस्ट परफेक्ट मैन। और एक तुम्हें देखो, लैंसचैन अब अपने दिल में सोच रहे थे कि मेरा हस्बैंड मेरे छोड़ के सबकी तारीफ कर सकता है। लैंसचैन अब लनवांग जी की तरफ जाते हैं कि चलो कुछ फूड ही खा लिया जाए कि क्या बना है। बट यहाँ पर लनवांग जी तो उनसे फूड ही छीन लेता है कि कोई ज़रूरत नहीं खाने की, आपको खाना है तो अपने हस्बैंड को कह दो, वो आपके लिए खाना बनवा देगा, ये सिर्फ मेरे वोइंग के लिए और सिर्फ ये वही खाएगा। ऐसा कहकर लनवांग जी लैंसचैन से वो स्पून छीन लेता है जो उन्होंने उससे टिप करके ली थी। लैंसचैन कहते हैं ये दुनिया कितनी बदल गई है, भाई भाई ना रहा, अब अपने भाई को खाना तक नहीं खाने दे रहा अपने हाथ से बना हुआ। जी कहता है कि मैं बहुत अच्छा भाई हूँ, देखो आपकी वाइफ ही आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, जो खाना ना बनाने आने पर भी हर दिन घर में आके किचन में आग लगाना उसका रोज का काम हो गया है। तो उससे पहले वो वापस आए और किचन बर्बाद करे, मैं जाता हूँ, आप उसका बनाया हुआ बहुत टेस्टी खाना खाइए, जिसको खाने के बाद हमारे बॉडीगार्ड्स की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है तो बेचारे जांग चैंग का खाना खाने से भी डरते हैं। इससे अच्छा तो वो गोली खा ले पर जांग चैंग के हाथ की खाना ना खाए। देखे वहाँ से लनवांग से तो चला जाता है बट लैंसचैन की तरफ जांग चैंग घूर कर देख रहा था कि क्या मेरा खाना इतना बुरा होता है, तुम तो कहते हो कि वो तुम खाते थे और तभी मैं सोचूं मुझे कल से कैन नज़र क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ से आएगा, बेचारा हॉस्पिटलाइज्ड है। लैंसचैन कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम। जांग चैंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और ये हम वाइफ्स का सुपर टैलेंट होता है कि हस्बैंड के बिना बताए बिना सारी राज जानते हैं। तो तुम अपना छोटा सा दिमाग पे जोर कम डालो और चुपचाप आओ और ये खाना खाओ। यहाँ लनवांग जी अब व्यूशान के पास हॉस्पिटल पहुँचा हुआ था जहाँ पे लनवांग जी व्यूशान को फूड खिलाया जा रहा था और व्यूशान बस बातें करे जा रहा था। लनवांग जी को व्यूशान को बातें करते देख बहुत अच्छा लग रहा था। इतने टाइम बाद व्यूशान बोल रहा है और व्यूशान तो चुप ही नहीं हो रहा था। वहाँ पे जो 2 नर्स खड़ी रहती थी वो उनको भी व्यूशान बस ढेर सारी बातें बताते रहता था, कभी उनसे सवाल पूछता रहता था या फिर वो पूछता था कि अब तक वांग जी क्यों नहीं आया, क्योंकि वो नर्स भी व्यूशान को झेल नहीं पाती थी, वो तो बहुत जल्दी ही वहाँ से भाग जाती थी। एक नर्स कहती है कि ये पर्सन इतना कैसे बोल सकता है, आखिर इसमें इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। दूसरी नर्स कहती है ऐसा कुछ मत बोल, वो माफिया किंग है, अगर उन्होंने सुन लिया कि तो उनके लवर के बारे में ये सब बोल रही है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। में वो नर्स कहती है कि ये पर्सन देखने से तो बिल्कुल नहीं लगता कि कितने अच्छे हैं, कितने केयरिंग है। तो मालूम है कि अगर इनके सामने कोई ओमेगा अगर दूर से भी आ रहा हो, ये बहुत पहले से चिल्ला देते हैं कि साइड हट जाओ, इतनी दूर से एक्सक्यूज़ में बोलते हैं कि कोई इन्हें टच भी ना करे। ये अपने ओमेगा को छोड़ के, अपने लवर को छोड़ के किसी और ओमेगा की तरफ देखते तक नहीं है। ये कितने परफेक्ट है ना, काश ऐसा अल्फा मेरे को मिला होता, मैं तो उसे एक रूम में कैद करके रखती कि किसी और ओमेगा की उसमें नज़र ना हो और इन पर कितने भी लोग फ्लर्ट कर लें, कोई भी इनके ऊपर काम नहीं करता है। इनके लिए तो सिर्फ इनका लवर खास है और मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ इनसे। आफ्टर ऑल ये कपल कितने ज़्यादा क्यूट है। वहाँ पे ये सारी बातें लनवांग जी को सुनाई आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि ये लोग उन्हें कपल समझ रहे हैं। और यहाँ पे व्यूशान तो खाने में बिजी था, उसने कुछ भी नहीं सुना कि नर्स ने क्या कहा। अब वो नर्स व्यूशान की कुछ रीडिंग्स देख रही थी, अब वो वहाँ से चली जाती हैं और लनवांग जी उनके जाने के बाद व्यूशान से कहता है कि वही क्या तुम कल मेरे साथ कहीं बाहर चलोगे। व्यूशान कहता है कि ऑफ कोर्स, वैसे भी हॉस्पिटल में रहना किसे ही पसंद है
और ये लोग तो कितने ज़्यादा बोरिंग हैं। लनवांग जी कहता है मैं सिर्फ तुम्हें कल थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा रहा हूँ, हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं दिला रहा हूँ। तुम हॉस्पिटल में ही रहोगे जब तक तुम पूरे रिकवर नहीं हो जाते हो, जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता है कि तुम ठीक हो। रोशन कहता है कि माय लव तुम मुझे यहाँ रखोगे, क्यों ना हम कहीं घूमने चलें बीच पे, क्यों ना हम इस हॉस्पिटल से भाग चलें। लनवांग जी कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है अपनी क्यूट फेस बना के ऐसी बातें कहने का, मुझ पे ये कुछ भी काम नहीं करने वाला है। जब तक तुम ठीक नहीं होगे तुम कहीं नहीं जाने वाले। रोशन कहता है कि बाहर में जाओ, तुम्हें तो माय लव कहना ही बेकार है। लोगों के प्यार उनके लिए क्या नहीं करते और तुम मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं दिला सकते। लनवांग जी कहता है कि कर रहा हूँ ना मेरी जान। रोशन कहता है कि क्या कर रहे हो। लनवांग जी कहता है कि एक सरप्राइज़ है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। कहते हुए लनवांग जी रोशन के पास जाने लगता है। रोशन अब लनवांग जी के लिप पे किस कर देता है और कहता है मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम क्या कर सकते हो। लनवांग जी रोशन को ढेर सारी बटरफ्लाई किसेस देने लगता है और कहता है कि अच्छा तुमने क्या सोचा। और रोशन हंसने लगता है कि वांग जी रहने दो। और नहीं, रोशन की हंसी से पूरा रूम गूंज रहा था। लनवांग जी रोशन को किस के लिए जा रहा था, उसके नेक पे, उस रोशन के सेंसिटिव पॉइंट पे लनवांग जी बार बार ढेर सारी बटरफ्लाई किसेस दे रहा था। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।